नमस्कार दोस्तों, आइए सुनते हैं महान रूसी लेखक एंटोन चेखव की लिखी कहानी नकाब। ये कहानी सन 1884 में प्रकाशित हुई थी। अमुक सार्वजनिक क्लब में किसी संस्था की सहायतार्थ ड्रेस बॉल या जैसा कि स्थानीय नवयुवतियां उसे पुकारती हैं, बॉल परे हो रहा था। आधी रात थी। नाच में भाग न लेने वाले बुद्धिजीवी लोग जो नकाब नहीं पहने थे, वाचनालय में बड़ी मेज के चारों ओर बैठे हुए थे। संख्या में वे 5 थे। उनकी नाकें और दाढ़ियां अखबारों के पन्नों में दबी हुई थीं। वे पढ़ रहे थे, ऊँघ रहे थे और राजधानी के समाचार पत्रों के स्थानीय उदारचेता संवाददाता के शब्दों में विचार मग्न थे। हॉल से क्वेड्रिल नाच के संगीत की धुन आ रही थी। बैरे बार बार दरवाजे के पास से पैर खटखटाते और तश्तरियां खनखनाते हुए भाग दौड़ कर रहे थे, किंतु वाचनालय के भीतर गंभीर शांति का साम्राज्य था। एक घुटी हुई सी गहरी आवाज ने, जो किसी सुरंग से आई मालूम देती थी, शांति भंग कर दी। मैं समझता हूँ हमें यहाँ ज्यादा आराम रहेगा। चले आओ साथियों, इस तरफ। दरवाजा खुला और एक चौड़े कंधों वाला नाटा हट्टा कट्टा व्यक्ति कोचवान की वर्दी पहने, अपनी टोपी में मोर पंख लगाए, नकाब लगाए वाचनालय में घुसा। उसके पीछे नकाब लगाए 2 महिलाएं थीं और किश्ती लिए बैरा था। किश्ती में चौड़े पेंदे वाली मदिरा की 1 बोतल, लाल शराब की 3 बोतलें और कई गिलास थे। इस तरफ, यहाँ ज्यादा ठंडा रहेगा, इस आदमी ने कहा। किश्ती मेज पर रख दो, कुमारियों बैठ जाओ। रेवु प्री आल्या त्रिमोंत्रान। और आप सज्जनों जरा जगह दीजिए, आपका यहाँ कोई काम नहीं। वह थोड़ा सा डगमगाया और अपने हाथ से झाड़कर मेज पर से कई पत्रिकाएं गिरा दी। रख दो उसे, और आप पढ़ने वाले सज्जनों रास्ते से हट जाइए। ये आपकी राजनीति या अखबार पढ़ने का वक्त नहीं है। अखबार रखिए। आप थोड़ा शांत रहें ना। पढ़ाकू ज्ञानियों में से एक अपने चश्मे से नकाब पोश की ओर घूरता हुआ बोला, ये वाचनालय है, शराब खाना नहीं। ये शराब पीने की जगह नहीं है। कौन कहता है? क्या मेज मजबूत नहीं है या हमारे ऊपर छत आ गिरेगी? क्या मजाक है? लेकिन मेरे पास बातें करने के लिए वक्त नहीं है। आप अपने अखबार रख दें। बहुत पढ़ चुके आप लोग, और ये पढ़ाई काफी है। वैसे ही आप लोग बहुत काबिल हैं। इसके अलावा ज्यादा पढ़ने से आप लोगों की आंखें खराब हो जाएंगी। लेकिन खास बात ये कि मेरी मर्जी नहीं है, बस। बैरे ने मेज पर किश्ती रख दी और झाड़न बाह पर डाल दरवाजे पर खड़ा हो गया। महिलाओं ने तुरंत लाल शराब उंडेलनी शुरू कर दी। जरा सोचो तो, ऐसे भी बुद्धिमान लोग होते हैं जो ऐसी शराब से अखबार ज्यादा पसंद करते हैं। मोरपंख वाले ने अपने लिए शराब उंडेलते हुए कहा, ये मेरा विश्वास है आदरणीय महानुभावों कि आप लोगों को अखबार इसलिए अधिक प्रिय है कि आपके पास शराब पीने के लिए पैसा नहीं है। क्या मैं ठीक कहता हूँ? इन पढ़ाकुओं की ओर देखो, और आपके अखबारों में लिखा क्या है? ए चश्मे वाले, हमें भी कुछ खबर बताओ। अच्छा, बंद करो ये सब। रोब गांठने की या तकल्लुफ बरतने की जरूरत नहीं है। लो, थोड़ी शराब पियो। मोरपंख वाले ने हाथ बढ़ाकर चश्मे वाले सज्जन के हाथ से अखबार छीन लिया। चश्मे वाला भौचक्का हो दूसरे ज्ञानियों की ओर देखता हुआ गुस्से से लाल पीला पड़ने लगा। दूसरे ज्ञानी भी उसकी ओर देखने लगे। जनाब, आप अपने आप को भूल गए हैं, वह चिल्लाया। आप वाचनालय को शराबियों के अड्डे में बदले डाल रहे हैं, हंगामा कर रहे हैं, लोगों के हाथ से अखबार छीन रहे हैं। पर मैं ये बर्दाश्त नहीं कर सकता। आप जानते नहीं जनाब कि आप बात किससे कर रहे हैं। मैं बैंक का मैनेजर ज़ियस्त्याकोव हूं। मुझे खाक परवाह नहीं है कि तुम ज़ियस्त्याकोव हो, और तुम्हारे अखबार की मैं कितनी इज्जत करता हूं वह इसी से साबित हो जाएगी। ये कहते हुए उसने अखबार उठा लिया और फाड़कर उसके टुकड़े टुकड़े कर डाले। गुस्से से पागल हुआ ज़ियस्त्याकोव बोला, सज्जनों, इसके मानी क्या हैं? ये तो बहुत अजीब बात है। ये तो बस भौचक्का कर देने वाली बात है। अब गुस्सा हो रहे हैं,
वह व्यक्ति हंसते हुए बोला, हाय, मैं कितना डर गया हूं। देखो, डर के मारे मेरी टांगे कैसी थर्रा रही हैं। अच्छा सज्जनों, अब मेरी बात सुनो। मजाक अलग रहा, मैं आपसे कतई बात करना नहीं चाहता। मैं इन कुमारियों के साथ एकांत चाहता हूं। मैं मौज करना चाहता हूं, इसलिए मेहरबानी करके गड़बड़ ना मचाओ और यहां से चुपचाप चले जाओ। वह रहा दरवाजा। श्री बेले बुखिन, निकल जाओ यहां से, जाओ जहन्नुम में। तुम इस तरह अपना थूथन क्यों उठा रहे हो? जब मैं कहता हूं जाओ तो फौरन चले जाओ, जल्दी, वरना उठाकर फेंक दूंगा। अनाथों की अदालत के खजांची बेले बुखिन ने क्रोध से लाल पड़ते हुए और कंधे मटकाते हुए कहा, क्या कहा तुमने? मेरी समझ में नहीं आता। कोई उद्दंड व्यक्ति कमरे में घुस आए और एकाएक भगवान जाने क्या क्या बकने लगे। क्या कहा? उद्दंड? क्रोध से मेज पर घूंसा मारते हुए, जिससे किश्ती में रखे गिलास उछल पड़े, मोर पंख वाला आदमी चिल्लाया, तुम किससे बात कर रहे हो? क्या तुम समझते हो कि मैं नकाब पहने हूं तो तुम मुझे जो चाहो कह लोगे? तुम तो बड़े खर दिमाग हो। मैं कहता हूं निकल जाओ बाहर, और बैंक मैनेजर भी यहां से रफू चक्कर हो जाए। तुम सब बाहर निकल जाओ। मैं नहीं चाहता कि एक भी बदमाश इस कमरे में रहे। जाओ जहन्नुम में। वह हम देख लेंगे, ज़ियस्त्याकोव बोला, जिसके चश्मे का शीशा तक धुंधला हो गया था। मैं तुम्हें अभी दिखाता हूं। अरे कोई है? अरे तुम जरा किसी मैनेजर को तो बुलाओ। 1 मिनट बाद छोटे कद का लाल बालों वाला मैनेजर कोट के कॉलर में अपने पद का सूचक नीला फीता लगाए नाच की मेहनत से हांफता हुआ कमरे में आया। कृपया कर इस कमरे को छोड़ दें, उसने शुरू किया। यह पीने की जगह नहीं है। मेहरबानी करके जलपान कक्ष में जाएं। और तुम कहां से आ टपके? नकाब वाला बोला, मैंने तो तुम्हें बुलाया नहीं था। कृपया गुस्ताखी ना करें और बाहर चले जाएं। देखिए जनाब, मैं तुमको 1 मिनट का मौका देता हूं। चूंकि तुम यहाँ के प्रबंधक हो और एक प्रमुख अधिकारी हो, इन कलाकारों को बाहर ले जाओ। मेरे साथ की ये कुमारियां आसपास किसी अजनबी का रहना पसंद नहीं करती। वे शर्माती हैं और मैं अपने पैसे की पूरी कीमत चाहता हूं और उन्हें बिल्कुल वैसा ही देखना चाहता हूं जैसा कि उन्हें प्रकृति ने बनाया था। निश्चय ही यह सुअर ये नहीं समझ रहा कि वह अपने सुअर खाने में नहीं है, ज़ियस्त्याकोव चिल्लाया। येवस्त्रात स्पिरिदोनिच को बुलाओ। येवस्त्रात स्पिरिदोनिच। सारे क्लब में यही आवाज गूंज उठी, येवस्त्रात स्पिरिदोनिच कहाँ है? और शीघ्र ही वह आ पहुंचा। पुलिस की वर्दी में वह एक बूढ़ा आदमी था। भारी गले से अपनी डरावनी आंखें तरीरते हुए और ऐठी हुई अपनी मूछें हिलाते हुए वह बोला, मेहरबानी करके कमरा छोड़ दें। सचमुच तुमने तो मुझे डरा दिया। मजा लेकर वह व्यक्ति हंसते हुए बोला, भगवान की कसम, बिल्कुल डरा दिया। कैसी मजाकिया सूरत है। खुदा की कसम, बिल्ली की सी मूछें, बाहर निकल पड़ रही आंखें, उफ। गुस्से से कांपता अपना सारा दम लगाकर येवस्त्रात स्पिरिदोन ने चीखा, बहस बंद करो, निकल जाओ, वरना मैं तुम्हें बाहर फेंकवा दूंगा। वाचनालय में हंगामा मचा हुआ था। लाल टमाटर बना येवस्त्रात स्पिरिदोनिच चिल्ला रहा था और पैर पटक रहा था। ज़ियस्त्याकोव चिल्ला रहा था। बेले बुखिन चीख रहा था। सभी बुद्धिजीवी चिल्ला रहे थे, पर उन सब की आवाजें नकाबपोश की गले से निकली दबी घुटी गंभीर आवाज में डूब गईं। इस हो हल्ले में नाच बंद हो गया और मेहमान लोग हॉल से निकलकर वाचनालय में आ गए। क्लब में जितने पुलिस वाले थे, असर डालने के लिए उन सबको बुलाकर येवस्त्रात स्पिरिदोनिच रिपोर्ट लिखने बैठा। लिख डालो, नकाब वाले व्यक्ति ने कलम के नीचे उंगली घुसेड़ते हुए कहा। अब मुझ बेचारे का क्या होगा? हाय, मुझ गरीब का क्या होगा? आप लोग क्यों अनाथ गरीब को बर्बाद करने पर तुले हुए हैं? अच्छा, तो क्या रिपोर्ट तैयार हो गई? क्या सब लोगों ने इस पर दस्तखत कर दिए? अब देखो, 1, 2, 3। वह उठ खड़ा हुआ, अपनी पूरी ऊंचाई तक तन गया और अपनी नकाब उतार फेंकी। अपना शराबी चेहरा दिखाने
और उससे पड़े असर का मजा लूटने के बाद वह आराम कुर्सी में धंस गया और खूब जोर जोर से हंसने लगा। सचमुच ही देखने लायक असर हुआ था। सभी बुद्धिजीवी हैरान नजरों से एक दूसरे की तरफ देखने लगे और डर से पीले पड़ गए। कुछ तो अपने सिर खुजलाते भी देखे गए। अनजाने में कोई भारी गलती कर डालने वाले व्यक्ति की तरह येवस्त्रास स्पिरिदोनिच ने खखार कर अपना गला साफ किया। सबने पहचान लिया था कि झगड़ालू व्यक्ति पुश्तैनी इज्जतदार नागरिक स्थानीय करोड़पति प्यातीगोरोव है, जो हुल्लड़बाजी व उदारता के लिए मशहूर है और जिसके शिक्षा प्रेम के बारे में स्थानीय समाचार पत्र लिखते थकते नहीं थे। क्या अब आप लोग यहाँ से जाएंगे या नहीं? थोड़ा रुककर प्यातीगोरोव ने पूछा। पंजों के बल चलते हुए बिना एक भी शब्द कहे बुद्धिजीवी लोग कमरे के बाहर निकल आए और उनके पीछे प्यातीगोरोव ने दरवाजा बंद कर ताला लगा लिया। तुम जानते थे कि वह प्यातीगोरोव है? येवस्त्रास स्पिरिदोनिच ने कुछ देर बाद वाचनालय में शराब ले जाने वाले बैरे के कंधे झंझोड़ते हुए भारी आवाज में कहा। तुमने कुछ कहा क्यों नहीं? उन्होंने मुझे मना किया था। ठहरो बदमाश, मैं तुम्हें जब 1 महीने के लिए जेल में ठूंस दूंगा तब तुम्हें पता चलेगा कि मना किया था कि क्या मानी होते हैं। निकल जाओ। फिर बुद्धिजीवी लोगों की ओर मुड़ते हुए बोला, और आप लोग भी खूब हैं, हुड़दंग मचा दिया, जैसे 10 मिनट के लिए आप वाचनालय छोड़ ना सकते हो। खैर, सारी गड़बड़ और मुसीबत आपकी ही लाई हुई है और आप लोग ही अब निपटिए इससे। अरे साहब, भगवान के सामने कहता हूं, मुझे ये तरीके पसंद नहीं हैं, कतई पसंद नहीं है। मायूस, परेशान, पछताते हुए बुद्धिजीवी लोग एक दूसरे से फुसफुसाते हुए क्लब में इधर उधर घूम रहे थे, उन लोगों की तरह जिन्हें आने वाली मुसीबत का पता लग गया हो। उनकी बीवियों और बेटियों पर यह सुनकर खामोशी छा गई कि प्यातीगोरोव बुरा मान गए हैं, नाराज हैं और वे अपने अपने घर चल दी। नाच बंद हो गया। रात 2 बजे प्यातीगोरोव वाचनालय के बाहर निकला। वह नशे में झूम रहा था। हॉल में आकर वह बैंड की बगल में बैठ गया और बाजों की धुन पर ऊँघने लगा। ऊँघते ऊँघते उसका सिर संतप्त मुद्रा में लटक गया और वह खर्राटे लेने लगा। बंद करो बाजे, बैंड वालों को इशारा करते हुए मैनेजर बोला। श्श, 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 ये घोड़ नीलेच सो गए हैं। क्या मैं आपको घर तक पहुंचा आऊं, ये घोड़ नीलेच? करोड़पति के कान तक झुकते हुए बेले बोखिन ने पूछा। प्यातीगोरोव ने होंठ बिचकाए मानो गाल पर बैठी कोई मक्खी उड़ा रहा हो। क्या मैं आपको घर तक पहुंचा आऊं? बेले बोखिन ने फिर कहा। या आपकी गाड़ी लाने को कह दूं? क्या? तुम क्या चाहते हो? आपको घर पहुंचाना, सोने जाने का समय हो गया है ना। घर? मैं घर जाना चाहता हूं, मुझे घर ले चलो। खुशी से दमकता हुआ बेले बोखिन प्यातीगोरोव को सहारा देकर उठाने लगा। बाकी बुद्धिजीवी लोग भी भागते हुए आ पहुंचे और खुशी से मुस्कुराते हुए उन सब ने मिलकर खानदानी इज्जतदार नागरिक को उठाया और बड़ी सतर्कता के साथ उसे गाड़ी तक पहुंचाया। कोई कलाकार, कोई अत्यंत प्रतिभाशाली व्यक्ति ही हम सबका ऐसा मजाक उड़ा सकता है। करोड़पति को गाड़ी में बैठाते हुए प्रसन्नचित्त ज़्यस्त्याकोव बड़बड़ाया। मैं तो सचमुच आश्चर्यचकित हूँ ये घोड़ नीलेच, मैं हंसी नहीं रोक पा रहा, अब भी नहीं। और हम सब इतने उत्तेजित हो गए और गड़बड़ करने लगे। आप विश्वास करें, मैं नाटक में भी इतना कभी नहीं हंसा। हास्य की इतनी गहराई, जिंदगी भर यह अविस्मरणीय सांझ मुझे याद रहेगी। प्यातीगोरोव को विदा करने के बाद बुद्धिजीवी लोग प्रसन्न व आश्वस्त हो गए। ज़्यस्त्याकोव ने खुशी से डींग मारी। उन्होंने मुझसे हाथ मिलाया, तो अब सब ठीक है, वह नाराज नहीं है। लंबी सांस लेकर येवस्त्रास स्पिरिदोनिच बोला। भगवान करे ना हो, वह बदमाश है, खराब आदमी है, पर वह हमारा हितकारी है, हमें होशियारी बरतनी चाहिए। दोस्तों, अभी आप सुन रहे थे
महान रूसी लेखक एंटोन चेखव की लिखी कहानी द मास्क का हिंदी अनुवाद नकाब। मेरे चैनल पर आने के लिए और इन कहानियों को सुनने के लिए आपका धन्यवाद।